Hello friends, welcome to our new lecture. So today we are going to talk about asthma. आज हम एस्मा की बात करेंगे तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए और ये जो लिखा हुआ है हमने ये आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम को बनाने के मकसद ये है कि इसमें हमें आपको बताना है कि जो एस्मा है वो टाइप होता है सीओपीडी का। ठीक, सीओपीडी आपको पता ही होगा। सीओपीडी का एक टाइप होता है एस्मा। इसमें जो ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स इसकी डिजीज होती है एस्मा। इसमें क्या होता है कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ल्यूमेन का, और जो भी इसमें म्यूकस होता है उसका सिक्रीशन वो इंक्रीज हो जाता है, म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक पर्सन जिसको एस्मा है उसे सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में। ठीक है। अच्छा, जब कभी भी कोई भी एलर्जन या पॉलन ग्रेन, कोई भी स्टिमुलाई, उससे जो अगर एस्मा है तो वो ट्रिगर हो सकता है। जैसे कि हम बात करें पॉलन ग्रेन की, ठीक है, तो पॉलन है अगर वो एंटर हो जाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो नोज से एंटर होगा। नोज में हमारे होते हैं हेयर्स, ठीक है, वो किस लिए होते हैं? प्रिवेंट करने के लिए कि कोई भी एलर्जन वो एंटर ना हो पाए हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो प्रिवेंट नहीं कर पाए और एंट्री हो गई, एलर्जन एंटर हो गया हमारी बॉडी के अंदर, तब फिर क्या होगा कि वो ट्रेकिया में पहुंचेगा। ठीक, तो अब ये जो ट्रेकिया है इसमें क्या होगा, कुछ पर्सन जिनको एस्मा है, ये एस्मा क्या है? हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ही है ट्रेकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स का। मतलब कि जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई, इनकी जो स्मूथ मसल्स हैं वो कैसी होती हैं? हाइपर रिस्पॉन्सिव होती हैं। ठीक, अगर एक नॉर्मल पर्सन के अंदर कोई भी एलर्जन एंटर होता है तो उसमें इतनी जल्दी या इतना ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन और म्यूकस का सिक्रीशन, इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं होता है। लेकिन जिसको एस्मा होता है उसमें जो स्मूथ मसल्स हैं वो हाइपर रिस्पॉन्सिव होती हैं। मतलब कि हमारे और आपके मुकाबले उनकी जो मसल्स हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्स करेंगी। अब ज्यादा रिस्पॉन्स करेंगे तो क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ट्रेकिया और ब्रोंकाई, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, पहले ऐसी थी, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो ये देखिए आप स्पेस इसमें कम हो गई। अब क्या होगा कि जो म्यूकस उसमें ग्लैंड्स होती हैं, अभी हम आपको लेयर बताएंगे, तो ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रेट करती है म्यूकस, तो वो म्यूकस का सिक्रीशन करेंगी। अब जब म्यूकस का सिक्रीशन होगा यहाँ पे तो जगह और कम हो जाएगी अंदर, तो पॉलन ग्रेन की एंट्री लंग्स में नहीं हो पाएगी, वो यहीं पे रोक लिया जाएगा। अच्छी बात है ये तो बहुत अच्छी बात है कि एलर्जन रोक लिया गया। ठीक, कोई भी डस्ट पार्टिकल है, पॉलन ग्रेन है या किसी भी तरीके का कोई भी एलर्जन है तो वो रोक लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो रुकेगा तो उसके साथ साथ जो एयर पास हो रही थी वो भी तो रुकेगा, एयर भी नहीं जा पाएगी लंग्स में हमारे। इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो ये एपिसोडिक होती है, मतलब कि एस्मा अटैक आते हैं। आपने सुना होगा कि एस्मा अटैक आया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये होता है और फिर सही हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद फिर होगा और फिर कुछ देर बाद सही हो जाएगा, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, मेडिसिन जो हैं, जो दवाएं हैं वो अगर आप लेते हैं तो ये रिवर्सिबल होता है। लेकिन अगर ये रिवर्सिबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, एक बार हो गया तो वो सही नहीं हो रहा, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसको तुरंत इसमें ट्रीटमेंट देना होता है। तो आज हम दोनों की बात करेंगे, एक जो कि एपिसोडिक होता है, ठीक, और दूसरा जो कि इमरजेंसी में हम लोग कैसे, क्या मेडिसिन हमें देनी है, क्या हमें करना है, तो आज हम इन दोनों की बात करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, उससे पहले आपको हमें बताना पड़ेगा एस्मा का पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि अगर आपको ड्रग को बेटर वे में समझना है, उसे याद ना करना पड़े, आप डिफरेंशिएट कर सकें कि इतनी सारी जो मेडिसिन हैं एस्मा में जो यूज होती हैं, तो वो कौन सी मेडिसिन कब हमें यूज करनी है, क्यों यूज करनी है, इसमें आप अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं अच्छे से तो उसके लिए आपको पैथोफिजियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। बहुत छोटी सी है, जल्दी से आइए इस वीडियो में आज हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करिए और नोट करिए, और फिर हम आगे बढ़ते। तो ये 4 लेयर्स हमारे ट्रेकिया में होती हैं।
ठीक है। इन 4 लेयर्स में जो पहली लेयर म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा हमारी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर, ये पहली लेयर एपिथेलियम से। इसमें क्या होता है कि सीलिया होती है, पता ही आपको सीलिया होते हैं। तो जब भी कोई एलर्जन आता है तो सीलिया जो है वो जल्दी जल्दी बीट करने लगते हैं, तो जिससे कि एलर्जन जो है वो उसको प्रिवेंट करा जा सके आगे जाने से, ठीक है। तो इसमें म्यूकोसा, ये जो पहली लेयर है ये इसमें ये बनी होती है, ये प्रिवेंट करता है डस्ट पार्टिकल या किसी भी एलर्जन की एंट्री को, ये लेयर प्रिवेंट करती है। दूसरी लेयर है ये तीसरी लेयर है और ये चौथी लेयर है। ये जो दूसरी लेयर है सब म्यूकोसा, 4 लेयर्स जो ये होती हैं, ठीक। तो ये रही हमारी पहली लेयर, ठीक, म्यूकोसा। और उसके बाद हमारी दूसरी लेयर होती है सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर, एपिथेलियम से बनी होती हैं, ये सेल्स होती हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। ये पहली सेल, पहली लेयर। दूसरी लेयर आ गई यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरी लेयर है सब म्यूकोसा। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होती हैं इसमें, और डक्ट होती है, ये सब इसमें होता है, जिससे कि म्यूकस रिलीज होता है, ठीक है। तो ये सेकंड लेयर हो गई। उसके बाद आती है हमारी थर्ड लेयर, और लास्ट में हमारी ये फोर्थ लेयर। ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है, ठीक है। ये 4 लेयर हमारे ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई उसमें होती है, ठीक है। अब अगर एज्मा है तो उसमें कौन इफेक्ट होता है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई, ये दोनों इफेक्ट होते हैं, मतलब इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। किसी को भी एज्मा है तो उसमें हाइपर सेंसिटिव ट्रेकिया और ब्रोंकाई होगा, जिसमें क्या हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, स्पैज्म या फिर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। स्पैज्म और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। कैसे होगा, क्या इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है। इन्फ्लेमेशन की वजह से, ये इन्फ्लेमेशन की वजह हो गया। और दूसरी चीज कि ये जो इतनी जगह बची है इसमें, ठीक है, और ये जगह बची है इसमें भी बहुत ज्यादा सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा म्यूकस का सिक्रीशन इंक्रीज होने की वजह से देखिए अंदर जो स्पेस था वो और कम हो गया है। म्यूकस का सिक्रीशन इंक्रीज होने की वजह से जगह और कम हो गई, तो पॉलन तो आगे बढ़ने से प्रिवेंट होगा ही होगा। उसी के साथ साथ जो एयर है जो कि पहले इजिली पास हो रही थी उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन्फ्लेम ब्रोंकियल ट्यूब है ये इसमें, तो ये चीज हो गई, ये चीज तो समझ में आ गई आप लोगों को। अब एज्मा क्या है कि ये एपिसोडिक डिजीज है, एपिसोड इसके आते हैं, आता है चला जाता है थोड़ी देर बाद। अच्छा, उसमें भी क्या है कि 3 चीजें होंगी एज्मा में, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। पहली क्या है, पैरोक्सिज्म का मतलब होता है अटैक होगा डिस्निया का, सांस फूलती है, जिसके भी एज्मा होता है तो वो डिस्निया होता है, तो डिस्निया का अटैक आएगा, ठीक है। कफ होगा और वीजिंग, जब भी आप सुनते हैं तो वीजिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो वीजिंग होगी। ये 3 चीज एज्मा में होता है, बहुत ही अच्छे से दिमाग में अपने बैठा ली। अब इसका अटैक जो है अगर परमानेंट हो गया, अगर ये एक वो होता है कि हुआ चला गया, फिर हुआ फिर चला गया, ऐसा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि परमानेंट है तो जा ही नहीं रहा, ठीक है, तो इस कंडीशन को एक ये इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं स्टेटस एस्थमेटिकस। ये एक कंडीशन है जिसमें कि इमरजेंसी कंडीशन जिसमें आपको तुरंत ही पेशेंट को वो ट्रीटमेंट देनी होगी, ठीक है, जिसमें कि ये एज्मा का जो एपिसोड है वो कॉन्टिन्यूअस रहता है, ठीक है। अब अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो नहीं जाएगा,
ठीक है, एक ही ट्रीटमेंट है, क्या है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो गया तो उसको डायलेट करना है हमें, ठीक है, तो ब्रोंको डायलेटर्स देंगे, जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई है उसको हम लोग डायलेट कर देंगे, तो ये एक ही ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इतनी चीज ये समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। ये हमारा एलर्जन है। अब ये एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, ये ट्रेकिया है और ये क्या है, ये हमारा ब्रोंकाई, ठीक है, ये ट्रेकिया, ये ब्रोंकाई, इसमें एलर्जन ने एंट्री करी, एलर्जन एंटर हुआ। अब क्या होगा, सबसे पहली जो सेल आपको दिखेगी, जो सबसे पहली सेल आएगी यहां पर, वो सेल होती है हमारी एपीसी। एपीसी का मतलब क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। ये जो पहली सेल आई है ये क्या है, एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये क्या करती है, कोई भी एलर्जन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब आपकी बॉडी में एंटर होता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी है, वो जब भी आपकी बॉडी में एंटर होता है तो ये जो एपीसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है, ये क्या करती है, एंगल्फ कर लेती है, उस एलर्जन को एंगल्फ कर लेगी। देखिए ये था एलर्जन, ठीक है, जो आपकी बॉडी में एंटर हुआ था। अब इसको ये क्या करेगी, ये एंटर कर लेगी। अच्छा, ये जो एपीसी सेल है, ये सेल्स हमारी मैक्रोफेजेस, आपने सुना होगा, वही होती हैं ये मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है, वो सेल्स होंगी। अच्छा, ये जो माइक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, ये सेल्स जो एलर्जन को प्रेजेंट करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, टी सेल्स के लिए। ये सारी बातें आप लोग लिखते जाइए अगर आपको पता नहीं है ये बातें तो, ठीक है। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आती रहेंगी कि ये सब क्या है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये जो एपीसी है, इसमें ये कौन सी सेल्स हैं, इनको डेंड्राइटिक सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स, ये डेंड्राइटिक सेल्स हैं, ठीक है। माइक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक। ये माइक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, ये सब क्या करते हैं, एंटीजन को एंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एंटीजन को एंगल्फ कर लेंगे, ठीक है, एंटीजन को एंगल्फ कर लेंगे, और एंगल्फ करने के बाद वो क्या करते हैं, फ्रेगमेंट्स में, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट्स इनके बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एनगल्फ करेंगे और फिर उसके फ्रेगमेंट्स बना लेंगे। एपीसी सेल्स के सरफेस पे होता है एमएचसी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, एमएचसी, ठीक, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एमएचसी होता है। अब ये एमएचसी में क्या करते हैं कि ये जो भी फ्रेगमेंट्स थे, ये फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। ये जो भी फ्रेगमेंट्स थे, जो एलर्जन थे, उन्हीं के फ्रेगमेंट्स यहाँ पर आ गए। डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब जितने भी हैं, और बी सेल्स एक होते हैं, ठीक है, बी सेल्स, ये बी सेल्स, ये जो सेल्स हैं ये किसके लिए, टी सेल्स के लिए। टी सेल्स के लिए जो एंटीजन है उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टी सेल्स के लिए। उसके बाद एक हमारा जो एपीसी है वो है फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल। फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल जो है वो किस एंटीजन को किसके लिए प्रेजेंट करती है, बी सेल्स के लिए। डेंड्राइटिक सेल्स, माइक्रोफेजेस और बी सेल्स, ये तीन सेल्स माइक्रोफेज को, एलर्जन को प्रेजेंट करेंगी किसके लिए, टी सेल्स के लिए। लेकिन जो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स एलर्जन को प्रेजेंट करती हैं किसके लिए, बी सेल्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज लिख लीजिए। उसके बाद आती है हमारी टी सेल में भी हम लोग किसकी बात करेंगे, CD4 की। ये टी सेल जो है, ये टी हेल्पर सेल जो है, ये 2, ये वाली, ठीक है, इसकी बात करेंगे। ये सेल होगी TH2, ठीक। तो अब ये टी सेल आ गया, CD4 ही होगी, CD8 नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक है। हेल्पर टी सेल नहीं है, CD4। अब इस सेल में क्या होता है कि जो भी ये एपीसी इसने प्रेजेंट किया है एलर्जन को, इसमें सबसे पहले तो एक मॉलिक्यूल होता है, ये होता है CD4, ठीक, CD4 का एक मॉलिक्यूल होता है, और उसके बाद इस पे एक रिसेप्टर होता है,
ठीक है। इस पे रिसेप्टर होता है टी सेल रिसेप्टर, ये दो चीजें इस पे होती हैं। अब क्या होगा कि ये जो सेल है वो आएगा और इसके साथ जुड़ जाता है ऐसे, ये ऐसे ये सेल जो है ये टी सेल ये ऐसे जुड़ जाती है, ठीक है। जैसे जब ये टी सेल आके इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, इसके साथ जुड़ता है तो क्या होता है, ये टी सेल एक्टिवेट हो जाती है, ठीक। टी सेल जब एक्टिवेट होती है तो ये रिलीज करती है बहुत सारे IL-3 रिलीज करती है, ये IL-4 रिलीज करती है और IL-5 रिलीज करती है। ये सिक्रेट करेगी, क्या सिक्रेट करेगी, साइटोकाइन। साइटोकाइन इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है IL-4, ठीक। IL-4 है, ठीक। ये IL-4 क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा तीसरी सेल को। अब वो तीसरी सेल कौन सी है, तीसरी सेल हमारी है बी सेल, ठीक। ये टी लिम्फोसाइट था और ये आ गई बी सेल, या इसको बी लिम्फोसाइट्स भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब ये डेवलप होती है बोन मैरो में, ठीक है। बी सेल है, बी सेल कहां डेवलप होती है, बोन मैरो में, ठीक। इनको बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। अच्छा, ये बी सेल जब स्टिमुलेट होती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्लाज्मा सेल में, ठीक है। प्लाज्मा सेल में ये कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, अब ये बी सेल स्टिमुलेट हुई थी IL-4 से, ठीक है। जो IL-4 रिलीज हुआ था इससे बी सेल स्टिमुलेट हुई, कन्वर्ट हो गई प्लाज्मा सेल में। अब ये जो प्लाज्मा सेल है ये मेन सेल है जो कि प्रोड्यूस करेगी क्या, एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस करेगी प्लाज्मा सेल। और एंटीबॉडी भी कौन सी एंटीबॉडी, IgE स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है ना। हर जो बीमारी हम लोगों को, जो भी इन्फेक्शन है बैक्टीरिया वायरस है जिससे भी हो रहा है, उसके अगेंस्ट हर बार एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है। इसीलिए जब भी आप कभी भी अब जब ब्लड टेस्ट करवाने जाना, हेपेटाइटिस टेस्ट करवाया है तो उसमें आपको जो एंटीबॉडीज हैं उसके बारे में लिखा होगा कि आपके जो बॉडी में एंटीबॉडी है उसका लेवल कम है, उसका लेवल इतना है, एक वैल्यू लिखी होगी कि उसका लेवल इतना है, ठीक है। अगर वो लेवल इंक्रीज हो जाता है यानी कि आप में हेपेटाइटिस का एंटीजन, हेपेटाइटिस जो है वो हुआ है आपको, इसीलिए एंटीबॉडी इंक्रीज हुई। एंटीबॉडी इंक्रीज क्यों हुई भाई, एंटीबॉडी ऐसे नॉर्मली तो इंक्रीज होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इंक्रीज हुई है तो यानी कि आपको हेपेटाइटिस हुआ है, ठीक है। तो अगर एंटीबॉडी आप पता कर लो तो कौन सी बीमारी आपको हुई है ये आपको पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि हर बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, हमेशा हर बार। यहाँ पर कौन सी बनी है, IgE, ठीक है। कितने तरह के हैं, IgA, IgM, IgE, IgG, है ना, IG। तो ये 5 तरह की एंटीबॉडी होती है। अब ये एंटीबॉडी हमारे लास्ट सेल के पास जाएंगी और वो लास्ट सेल जो है हमारी वो कौन सी सेल होती है, वो होती है मास्ट सेल, ठीक है। ये देखिए ये मास्ट सेल हमारी लास्ट सेल है, ये IgE एंटीबॉडी जाएगी हमारे मास्ट सेल के पास। अच्छा, अब इस मास्ट सेल के सरफेस पे होता है रिसेप्टर, ठीक। ये ऐसे रिसेप्टर इसके सरफेस पे होता है, ठीक है। वो ठीक है, तो ये रिसेप्टर हमारे मास्ट सेल के सरफेस पे होता है। अब इस रिसेप्टर से ये जो IgE एंटीबॉडी है, ये IgE एंटीबॉडी आएगी और बाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो एक यहाँ पे रिसेप्टर बना लेते हैं, ये IgE ये रिसेप्टर है और ये IgE एंटीबॉडी आएगी, IgE एंटीबॉडी आएगी और आके बाइंड हो जाएगी। अच्छा, अब ये एंटीबॉडी जो हमने ऐसे बनाया है ये ऐसे ही अच्छा लगने के लिए नहीं बनाया है कि अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये जो कॉन्टिन्यू ये बड़ी वाली लाइन है ये हैवी चेन है और वो जो स्मॉल चेन है उधर बगल में उसके ये लाइट चेन है। तो इस बारे में तो पता ही होगा, एंटीबॉडी के बारे में अगर नहीं पता तो कमेंट करिए, हम एंटीबॉडी के बारे में आपको एक अलग सेपरेट वीडियो बना के सारी बातें उसमें बता देंगे, समझा देंगे। तो ये इसलिए हमने इस तरह एंटीबॉडी बनाई है।
ठीक है, लाइट चेन और हैवी चेन और काफ़ी कुछ होता है। खैर एंटीबॉडी हमको यहाँ पे देखना है कि ये IgE एंटीबॉडी बन गई, ठीक है, ये आएगी और ये इसके साथ बाइंड हो जाएगी। अब चलिए जल्दी से एक क्विक रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, ताकि जल्दी से हम लोगों को चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, एलर्जन हमारे बॉडी में एंट्री किया करा, उसने ट्रेकिया में पहुंचा, ठीक, वहां पे हमारे सेल थी APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसको डेंड्राइटिक सेल्स भी कहते हैं, माइक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और ये बी सेल्स यही होते हैं। ये क्या करेंगे, सबसे पहले एंटीजन को एनगल्फ कर लेंगे, ठीक है, एनगल्फ कर लेंगे। ये क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं, प्रोसेस करते हैं एंटीजन को और उसके बाद इन्फॉर्म करते हैं इम्यून सिस्टम को। ठीक है, ये काम इनका होता है APC का। ठीक, सबसे पहले यही काम करते हैं। तो एनगल्फ कर लेंगे, एनगल्फ करने के लिए बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बना लेंगे और उसके बाद उसको प्रेजेंट कर देंगे अपने सरफेस पे। इनके सरफेस पे जो MHC प्रेजेंट है इस पे ये लोग प्रेजेंट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे उसके बाद हमारी दूसरी सेल आएगी जो कि है T लिम्फोसाइट। ठीक है, ये T लिम्फोसाइट में जो CD4 है ये आएगा। ठीक है, ये TH2 टाइप होगा। ये सेल्स आएंगी और ये सेल आकर हमारे इसके साथ अटैच हो जाएंगी। जैसे ही इसके साथ अटैच होंगी एंटीजन के साथ, ठीक है, ये रिसेप्टर जो है इस पे, ठीक, इस रिसेप्टर, ये रिसेप्टर यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। उसके बाद जब ये अटैच होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। स्टिमुलेट होगा तो ये बहुत सारे साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेगा, IL-3, IL-4, IL-5। IL-4 जो है ये मेन है और इसके साथ साथ IL-5 का भी काम है। ये जो IL-5 है ये भी ऐसे नहीं है, IL-5 का भी एक काम है कि ये इसको स्टिमुलेट करता है। अब बताइए क्या है ये, पहचान में तो आया होगा डायग्राम देख के, इओसिनोफिल। ठीक, ये इसको स्टिमुलेट कर देता है, इओसिनोफिल। ये IL-4 जो है ये बीटा सेल को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, बीटा सेल को स्टिमुलेट करेगा। बीटा सेल जब स्टिमुलेट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करती है IgE एंटीबॉडी और ये IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल पे जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड हो जाती है। ठीक है, इतना काम अभी तक हुआ था। जब दोबारा, पहली बार में नहीं, दोबारा जब कभी भी ये सेम एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर होगा, ठीक है, दोबारा कभी भी नेक्स्ट टाइम, चाहे वो 1 घंटे बाद हो ये काम होने के बाद या कभी भी, कोई भी, कभी भी नेक्स्ट टाइम जब भी ये एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होगा, तो ये एलर्जन बॉडी में एंटर हुआ तो ये डायरेक्ट कहां जाएगा, हमारे एंटीबॉडी इसको बाइंड कर लेंगे। जैसे ही ये एंटर होके हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुआ, बॉडी के अंदर पहुंचा, डायरेक्ट ये जो एंटीबॉडी यहाँ पे है ये इसको अपने साथ बाइंड कर लेंगी। क्यों? और सिर्फ इसी एलर्जन को करेंगे। अगर कोई दूसरा एलर्जन आएगा तो उसके लिए ये वाला काम फिर से होगा, दोबारा नई एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, लेकिन ये जो सेम एलर्जन है जब ये एंटर होगा तो ये सारे काम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब जो काम हुआ था अब ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर बन रही है। अब ये पूरी लाइफ हमारे बॉडी के अंदर रहेगी। जब कभी भी ये सेम एलर्जन एंटर होगा हमारी बॉडी के अंदर तो ये जो एंटीबॉडी यहाँ पे बनी हुई है ऐसे, ये तुरंत इस एलर्जन को अपने साथ बाइंड कर लेंगी। और जैसे ही इसको बाइंड करेंगे अपने साथ, ये जो हमारी मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल स्टिमुलेट हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, इस मास्ट सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब ये क्या करेगी, डीग्रेनुलेशन करेगी। ठीक है, डीग्रेनुलेशन करेगी और अपने अंदर के जो ये मीडिएटर्स हैं, अभी हम बताते हैं, ये अपने अंदर के जो मीडिएटर्स हैं उनको ये रिलीज कर देगी। ठीक है, अच्छा, ये मास्ट सेल जो है ये WBCs हैं, ठीक, जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में हमें मिलते हैं ये मास्ट सेल। ठीक है, और ये पूरी बॉडी में हमारे होते हैं। ठीक, स्किन में, हमारे लंग्स में, इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके नियर, उनके पास में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंटीबॉडी मास्ट सेल के रिसेप्टर से अटैच हो जाती है। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जब भी कभी भी ये एलर्जन एंटर होता है हमारी बॉडी में तो एंटीबॉडी उसको अटैच करती है अपने साथ, स्टिमुलेट कर देती है, मास्ट सेल को सिग्नल भेजती है।
ठीक है, ये सिग्नल भेजती है तो मास्ट सेल स्टिमुलेट होती है और डीग्रेनुलेशन होता है। डीग्रेनुलेशन जब भी होता है तो कुछ मीडिएटर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जैसे कि क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक, हिस्टामिन रिलीज होता है, ठीक है, हिस्टामिन रिलीज होगा, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होगा, ठीक, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होगा। उसके बाद साइटोकाइन्स रिलीज होगा, ठीक है, साइटोकाइन्स ये रिलीज होगा, ठीक, ट्रिप्टेज, ठीक है, क्रोनिक कंडीशन में, ठीक है, तो ये रिलीज होते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, ये सारे मीडिएटर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं किससे, मास्ट सेल से। ठीक, मास्ट सेल में जो ग्रेन्यूल्स हैं वो डीग्रेनुलेशन होता है, मास्ट सेल बर्स्ट हो जाती है और ये सारी चीजें रिलीज होती हैं। अब ध्यान से सुनिए, इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई। डायग्राम ये बनाना है, पॉज करिए, बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई है। तो अब एक लास्ट चीज है, हमने स्टार्टिंग में आपको लेयर्स बताई थी, 4 लेयर्स। ठीक है, जो 4 लेयर हैं उसमें उनमें से जो तीसरी लेयर थी, थर्ड वन, जो ये तीसरी लेयर थी, इस लेयर में क्या होते हैं, इस लेयर में होते हैं एलटी रिसेप्टर्स। ठीक है, क्या होते हैं, एलटी रिसेप्टर्स। और इस एलटी रिसेप्टर से क्या बाइंड करता है जाके, ल्यूकोट्राइन। ठीक है, ये ल्यूकोट्राइन। जो तीसरी लेयर है हमारे ट्रेकिया में जो हमने देखा था, ठीक, उसमें जो तीसरी लेयर में एलटी रिसेप्टर्स होते हैं और उन एलटी रिसेप्टर से ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर्स होते हैं, तो उससे ये जो ल्यूकोट्राइन्स हैं ये जाकर बाइंड करता है। ठीक, और जब ये बाइंड होता है, सबसे पहले तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ठीक, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, जो सिक्रीशन है, म्यूकस सिक्रीशन, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, म्यूकस का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद जो म्यूकोसा है, पहली लेयर, वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, म्यूकोसा में जो इन्फ्लेमेशन है ये किसमें होता है, म्यूकोसा। ठीक, म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, म्यूकस सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक, और उसके बाद ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। और चौथी चीज है वेस्कुलर परमिबिलिटी। ठीक, वेस्कुलर परमिबिलिटी, ये 4 चीजें हमारे बॉडी के अंदर हो जाती हैं। वेस्कुलर परमिबिलिटी, ठीक है, ये 4 चीजें हमारी बॉडी में, हमारे ट्रेकिया और ब्रोंकाई में ये 4 चीजें होती हैं। एलर्जन जो था वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया, मास्ट सेल ने ये रिलीज किया मीडिएटर्स, और ये मीडिएटर्स में ल्यूकोट्राइन था, वो बाइंड हुआ अपने रिसेप्टर से और उसने ये सारी चीजें कर दी। आमतौर में जो नॉर्मल पर्सन है उनमें ये चीज नहीं होती है, लेकिन जो जिन्हें एज्मा है उनमें ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये कर दिया। अब इसको होने की वजह से क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, तो एलर्जन जो है की जो एंट्री थी वो तो प्रिवेंट होगी, साथ में जो एयर पास हो रही थी इजिली, नॉर्मली जो पास हो रही थी यहाँ से, ऐसे एयर यहाँ पास हो रही थी, लंग्स में जा रही थी, अब वो भी तो नहीं जा पाएगी, है ना, वो भी रुकेगी। तो क्या होगा, पेशेंट को एज्मा अटैक। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारे एज्मा में। तो आसान था। अच्छा, ये काम कब होगा, जब नेक्स्ट टाइम एलर्जन एंटर होगा, पहली बार में नहीं। पहली बार में तो एंटीबॉडी बनती है, ये आईजी एंटीबॉडी बनी। ठीक है,
अब ये एंटीबॉडी बन गई है, तो जब नेक्स्ट टाइम ये सेम एलर्जन एंटर होगा हमारी बॉडी में, जब कभी भी, ठीक है, पूरी जिंदगी में कभी भी अगर एंटर होगा, तो ये डायरेक्टली जाएगा और एंटीबॉडी इसको बाइंड कर लेगी डायरेक्टली और फिर सिग्नल भेजेगी, मास्ट सेल बस्ट हो जाएगी, ठीक, डीग्रेनुलेशन होगा, ये सब रिलीज होंगे, ग्रेन्यूल्स जो है वो मीडिएटर्स रिलीज होंगे, ये सारे मीडिएटर्स हैं रिलीज होते हैं और फिर इसमें ल्यूकोट्राइन हमारा बाइंड होगा। तो ये चीज होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बनाना है तो वीडियो पॉज करके इसको बना लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है, ठीक। तो बस इतना ही था हमारे एज्मा की पैथोफिजियोलॉजी में। अब हम बात करेंगे इसकी फार्माकोलॉजी के बारे में कि ये जो चीज हो रही है जिसको हम लोग कैसे सही करें, इसको हम लोग फार्माकोलॉजिकली कैसे प्रिवेंट करें, ठीक है, फार्माकोलॉजी को यूज करके।